हाँ जी। तो अब हम हैं एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.2 विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विलेय उसमें कितना घुला हुआ है ना? अब मैं बोला इनको कि भैया शरबत बना दो, इनको भी बोला कि बना दो। अब ये कुछ एक गिलास पानी में बनाए, पानी की मात्रा दोनों है, इनका शरबत ज़्यादा मीठा है, इनका फीका फीका है। ठीक है, तो अब बोले कि यार जो है इसमें शक्कर कितनी है, कितना मिलाए हो, उसको हम बताना चाहते हैं, एक फार्मूले में देना चाहते हैं, है ना? तो उसको व्यक्त करने के लिए हमको कुछ केमिस्ट्री में पार्ट दिए हुए हैं कि कैसे इसके सांद्रता को हम क्या करें, व्यक्त करें। ठीक है, आप जब सब्जी दाल वगैरह बनाते हो और चाय बनाते हो तो अंदाज के चाय पत्ती शक्कर नमक डाल देते हो, आपका अंदाज सही है। लेकिन बहुत लोग जो है अंदाज से काम नहीं करते, अंदाज से काम नहीं करते। वो कैसा काम करते हैं, रेसिपी दी रहती है, ये कटोरा लेना है, नाप के लिखते हैं, ये कटोरा है, इस कटोरे में इतना, यदि एक कटोरा दाल लिए हैं तो 2 कटोरा पानी रहेगा, 1 चम्मच नमक रहेगा, इतना नाप नाप के वो काम करते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब थोड़ी केमिस्ट्री का नॉलेज है, पढ़ाई का एक्सपीरियंस कम है, पढ़ाई के हिसाब से काम करते हैं। यदि आपको कोई नई चीज बनाना हो जिसे आप कभी नहीं बनाए हैं और आपका मन पड़ रहा कि मैं बनाऊं, तो आप देखेंगे, तब देखेंगे, हाँ वो बताएगा कि हाँ 2 चम्मच ये डालना है, 1 चम्मच ये डालना है। ये वो क्या बता रहे हैं, एक तरह की सांद्रता बता रहे हैं कि इस मिक्सचर को आप बना रहे हो तो कितना कितना इसमें मटेरियल लगेगा। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत उपयोग है। आप दवाइयों का उपयोग करते हो और एक दवाई में 2-3 तरह की दवाई मिली रहती है, तो दवाई वाले को बताना पड़ता है कि कितनी मात्रा इसमें मिली हुई है। लोग शराब का नशा करते हैं, कुछ सेवन करते हैं, कुछ सेहत के लिए करते हैं और कुछ ऐसे शौक के लिए कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि देसी शराब लोग पीते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बोले शराब विषाक्त थी, 40 लोग मर गए जो वहां के शराब पिए थे, और जो बाजार से आ रही है उसको पीते हैं तो नहीं मरते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो वो बनाते हैं उसमें अल्कोहल की निश्चित मात्रा नाप के फिक्स कर लेते हैं, इतना मात्रा में अल्कोहल होना चाहिए, इतना मात्रा में पानी होना चाहिए। जो गांव में बनाता है बेचारा तो उबालने और भाप को इकट्ठा करना जानता है, वो क्या जाने कितना अल्कोहल कितना पानी जा रहा है, कैसा जा रहा है। ठीक है, तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करेंगे हम किसके द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, कोई सिरप बनता है, सिरप में भी हम शक्कर मिला देते हैं, है ना, कुछ दवाई मिला देते हैं। तो कितनी मात्रा में हम दवाई मिलाएं कि लोगों को नुकसान न करे, उतना फायदा करे, किसमें हम करेंगे ये सांद्रता? तो उसमें पढ़ोगे कि किस किस तरह से, कभी हम द्रव में द्रव का देखते हैं, कभी द्रव में ठोस का देखते हैं, तो उनको कई तरह से सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, कई बार हम देखते हैं यार ये यमुना नदी का पानी दूषित है, पॉल्यूटेड है, इसमें कुछ कचरा है, कितना कचरा है, हम देख के तो हाँ सर जी कचरा है। अब उसको नापना भी तो है कि कितना कचरा है, तो भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इन विधियों की जरूरत पड़ेगी, कैसे हम ये इसको व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी सामान आप बाजार का यूज करते हो, बिस्किट से लेकर के पेन से लेकर के सारी चीज में सांद्रता का रहता है। अब स्याही लिख रहे हैं, अब उसमें कितना पानी होना चाहिए, कितना कलर होना चाहिए भाई, तब ना स्याही बनेगी। ठीक, उसके हिसाब से ये कर लेते हैं। ठीक है, इतने भर नहीं, आप घर में सीरा बनाते हो, अब लड्डू बनाना है, भसक गया, बिगड़ गया, है ना, बोले अब क्या गड़बड़ है यार? लेकिन फैक्ट्री वाला क्या करता है यार, वो आपके जैसे अंदाज से नहीं डालता, उसको पता है कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितना पानी रखना है। आपके यहाँ तो थोड़ा पानी ज्यादा कम, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अंदाज से डाल, उसका नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो लाखों प्रोडक्ट जो है एक दिन में ही बना लेता है, तो उसका वो हिसाब रखता है ना, वो हिसाब कौन देगा, यही देगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। आपको जो है कोई भी परिभाषा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है, ये इसी को पढ़ देना है। द्रव्यमान, मैं पूछूं द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, W/W, वेट अपॉन वेट, इसको। ठीक है, वैसे तो हमारे फिजिक्स में मास बोलते हैं, पर यहां पर क्या है, वेट बोल देते हैं केमिस्ट्री में। तो क्या है इसकी परिभाषा,
विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन के कुल द्रव्यमान के प्रतिशत को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा थोड़ी याद करना है, परिभाषा इससे बनेगी, सूत्र से है। तो इसमें क्या है? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और यहां पर विलयन का कुल द्रव्यमान। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि यहां पर मैंने 50 ग्राम शक्कर लिया, ग्राम में लेना है, द्रव्यमान में लेना है ना, लीटर उटर में नहीं लेना, उसका भी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा ग्राम या क्या रहेगा? किलोग्राम। और आपने उसमें जो है 1000 ग्राम क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। इसको मिला के विलयन का कुल द्रव्यमान, माने पानी और शक्कर को मिला के कितना द्रव्यमान है, विलेय का विलायक का नहीं। समझ में आ रहा है? ये विलयन का द्रव्यमान में इसमें 1000 ग्राम में क्या क्या है मुझे बताओ? विलेय भी है और क्या है? विलायक भी है। इसका मतलब 950 ग्राम पानी और 50 ग्राम क्या है? शक्कर, और दोनों को मिला के क्या बन गया? 1000 ग्राम। और गुणे में क्या लिख दो? 100। अब इसको आप निपटा दो यार, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये क्या बना? 5%, है ना। माने 5%, 100 भाग में 5% उसमें शक्कर मिली हुई है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो दोनों का समझ में आ गया? हाँ, तो विलयन का मतलब क्या समझना है? विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान मिला करके। ठीक, तो अब मुझे परिभाषा बताओ। मैं पूछूं द्रव्यमान प्रतिशत से क्या आशय है, तो सीधे सीधे हमेशा ऊपर जो है अवयव का द्रव्यमान रहेगा, विलेय का। यदि आप विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान नहीं लिखना चाहते, सीधे लिख देना विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलायन का द्रव्यमान। तो विलेय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा प्रतिशत प्रतिशत शब्द न आए तो सूत्र को ही पढ़ देना। विलेय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इन सारी चीजों को आपको ध्यान नहीं देना, केवल यही सूत्र भर, है ना। अब हम आ जाते हैं आयतन प्रतिशत। तो सेम परिभाषा है भाई, जहां द्रव्यमान है वहां पर क्या लिख दोगे? आयतन लिख दोगे। तो क्या परिभाषा बनेगी यार? ऊपर क्या रहेगा हमेशा? विलेय। तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन के प्रतिशत को, है ना, या लिख सकते हो विलेय के आयतन और विलयन के आयतन के अनुपात को 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। याद करने वाली चीज है, फार्मूला याद करो, शब्द उससे बनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं यार। आयतन का आयतन है, इसमें कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। मान के चलते हैं मेरे पास नींबू का रस है, अब उसको ग्राम में नहीं करना है, आयतन को लीटर या मिलीलीटर में करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लिया 10 ml, इसमें जो दिया है वही कर लेते हैं। 10 ml क्या कहलाया? नींबू का रस। अब मेरे पास जो है 990 ml क्या है? पानी। और कितना है? 990 ml। तो इसके नीचे क्या आएगा? परिभाषा पढ़े हो, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन। मैं बोला कि 10 ml क्या है मेरे पास? नींबू का रस है ना, और 990 ml पानी है। तो नीचे क्या आएगा? विलयन का कुल आयतन है। हाँ, इसमें 10 और जोड़ दोगे, इसमें विलेय और विलायक दोनों को मिला के न रहता है नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1000 ml और गुणे में क्या हो जाएगा? 100। माने नीचे आपको ध्यान रखना है कि विलायक भर नहीं लिखना है, विलेय और विलायक को जोड़ के लिखना है, विलयन लिखना है। ठीक है, अब इसको हल कर दो यार। ये हो गया, ये हो गया, 100 से 100 भी निपट जाएगा क्या? हाँ, तो कितना बचा? 1%। ठीक है, ये कैसा, इसको लगता है पोलियो हो गया। 1% इस तरह से आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? आयतन प्रतिशत हो गया, आयतन में आयतन का। ठीक है, अब इसमें परिभाषा में भाषा लिखिए, उसको अलग से कुछ करना नहीं। हाँ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत माने विलेय का द्रव्यमान हो, है ना, और विलयन का क्या हो? आयतन हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कई बार ऐसे होता है कि हम द्रव, ठोस को द्रव में मिलाते हैं,
तो अब मैं थोड़ी ना शक्कर को ml में नापूंगा कि इतना ml शक्कर हो गया। ml तो द्रव को नापते हैं, उसको किस में नापोगे? ग्राम में। और पानी को किस में नाप दोगे? ml में। पानी को द्रव्यमान और लीटर दोनों में नापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि उसको ml में नापेंगे और उसको किस में लिखेंगे? द्रव्यमान में। तो भाई द्रव्यमान किसका होगा? यहाँ पर ऊपर किसका होगा? विलेय का द्रव्यमान। हमेशा विलेय ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान ना होगा। द्रव्यमान करोगे तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल, हाँ, विलयन का आयतन, है ना। बस ये निकाल दोगे तो ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो जब ठोस चीज हम किसी द्रव में घोलते हैं तो इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है। अब विलेय का द्रव्यमान मान के चलो कि मैं 10 ग्राम शक्कर ले लिया और विलयन में 100 ml क्या ले लिया? ये। और समय 100 ml का मतलब ये है कि उसको घोलने के बाद, शक्कर को घोलने के बाद कितना ml है वो हमको लिखना है। विलयन का लेना है, विलायक भर का नहीं। इसमें क्या क्या है 100 ml में? मुझे समझाओ। शक्कर है कि पानी है कि दोनों है? दोनों को मिला के, ठीक है, 100 ml। अब इसको काट दो यार, 1/10 हो गया, माने 0.1% इसका क्या हो गया? सांद्रता हो गई। इस तरह से सांद्रता। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान रहेगा, आयतन प्रतिशत में आयतन बटे आयतन रहेगा, और द्रव्यमान आयतन में द्रव्यमान बटे क्या रहेगा? आयतन। प्रतिशत में लिखना चाहो तो गुणे 100 लिख दोगे, बिना प्रतिशत के करोगे तो 0.1 आया, और 100 में उसमें कर दोगे तो गुणे क्या कर सकते हो? 100। इसमें जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा है, इसलिए गुणे में क्या लिख देना है? 100। जिसके साथ प्रतिशत लिखा हो माने गुणे में हमेशा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो इसमें ये विलेय की संख्या, यहां भागों भागों को छोड़ देना, यहां क्या हो गया? विलेय की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या ऐसे लिख देना है, और बिलियन में कुल अणुओं की संख्या, और गुणे 10 की घात क्या हो गया? 6, ठीक है। 10 की घात 6 माने 1 लाख में कितने? तो अब इसकी उपयोगिता क्या है? कभी कभी पूछ देता है यहां पर कि जैसे वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सी भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है या रासायनिक राशि का प्रयोग किया जाता है? किसका? पीपीएम, है ना। ये क्या हो गया? पीपीएम, ठीक। ये म्यू का लिखा है माइक्रोग्राम, 10 की घात कितना हो गया? -6, या पीपीएम क्या हो जाएगा? 10 की घात -6। ये दोनों एक ही चीज है, चाहे पीपीएम लिख दें चाहे इतना लिख दें, दोनों का मतलब वही है। माइक्रोग्राम पर लीटर और पीपीएम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बोलने का तरीका बस अलग है। जैसे मेरा घर में कुछ दूसरा नाम हो जाए, स्कूल में कुछ दूसरा नाम हो जाए, नाम अलग अलग है पर मैं ही हूं। बस यही है कि चाहे पीपीएम कह लो और चाहे माइक्रोग्राम एमएल कह लो, दोनों की चीजें ये हो जाती हैं। तो पीपीएम की परिभाषा तो बाद में पूछेगा, आपको यही पूछेगा यदि पानी में प्रदूषण है ना, तो उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? किससे? पीपीएम से। यदि जल वायुमंडल में प्रदूषण है तो हम उसको किससे व्यक्त करेंगे? पीपीएम से। बोल देते हैं यार कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, तो क्या उसमें जहर दिखता है? कितनी जहरीली हुई है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे इसमें कितने प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट्स जो हमारे लिए खतरनाक है। तो पॉल्यूटेंट्स जो है लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए ये तरीका होता है, ठीक है। तो पीपीएम को क्या बोलोगे? पार्ट्स पर मिलियन का आपको सूत्र भर ध्यान रखना है। क्या लिखोगे? विलेय के अणुओं की संख्या या प्रदूषकों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा? विलियन में अणुओं की संख्या, और गुणे 10 की घात क्या है? 6। सबको आप 10 की घात 100 लिखते, गुणे 10 की 100 लिखते थे, इसमें क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा गुणे में। और वही है, सब में ऊपर क्या है? विलेय, और सब में नीचे क्या है? विलियन। इसमें भी विलेय ही है पर ये भाग है, भाग लिख दो या अणु लिख दो, है ना। और यहां विलियन में भी क्या हो गया? अणु। गुणे में क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। तो पीपीएम का उपयोग किसमें करेंगे? हाँ, जल में हमको प्रदूषक पता करना हो, है ना, वायुमंडल में प्रदूषक पता करना हो, या जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है ये पता करना हो, छोटे छोटे अणुओं के बारे में यदि हमको जानना हो, तब हम इसकी संख्या, क्योंकि उनकी संख्या बहुत विशाल होती है। अब एक एक करके गिन नहीं, यहाँ तो गिन लूंगा कि चलो यार 10 लोग 15 लोग हो, जो भी है,
लेकिन वहाँ पर मैं सोचूं कि इस इतने भाग में हवा कितनी है, अब बोलोगे तो यहाँ पर तो करोड़ों की संख्या हो गई, है ना। इसलिए उस संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, ppm से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज की। ठीक, और इसको समझते हैं क्योंकि इसका उपयोग अभी जब आप राउल्ट का नियम वगैरह पढ़ेंगे तब वहाँ भी होगा। मोल अंश, देखिए मोल अंश क्या होता है, सिंपल सा है। ऊपर हमेशा क्या रहेगा, विलेय, और नीचे क्या रहेगा, विलयन। तो विलेय में मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर विलेय हो, या तो विलेय ले सकते हो या क्या लिख सकते हो, विलायक, है ना। तो सबका मोल अंश की उसमें कितना मोल विलायक का है, कितना मोल विलेय का है, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूं। अवयव के मोलों की संख्या का मतलब आपको समझना है, यहां पर क्या लोगे, विलेय, या क्या लोगे, विलायक के मोलों की संख्या, और यहां पर हो जाएगा विलयन में मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोल अंश। तो मोल अंश की परिभाषा क्या हो गई, देखो, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अब इसको दर्शाते कहते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक द्विअंगी विलयन है। मैं बोला इस पाठ में केवल हमको द्विअंगी, दो चीजों के बारे में पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन है, इसमें क्या है, ए और बी है। ठीक है, अब मुझे पता करना है, मान लो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ए जो है ये क्या है, विलायक। जनरली जहां ए आएगा इसमें क्या मानोगे, विलायक, और इसको क्या मानोगे, विलेय। ठीक है, तो अब यहां पर जो एक्स ए लिखा है, एक्स ए का मतलब क्या हो गया, मोल अंश। इसी को मोल प्रभाज भी बोलते हैं। अभी अगला शब्द आ जाएगा नीचे, इसको क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज। तो ये क्या हो गया, ये बताओ, ये किसके मोलों की संख्या हो गई, क्या माना हूं, ए को क्या माना हूं, विलायक, विलायक के मोलों की संख्या। ये किसकी संख्या हो गई, विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या हो गई। ठीक, तो इससे किसका मोल प्रभाज निकलेगा, विलेय का कि विलायक का, ये विलायक का। यदि यहां भी बी, यहां लिख दो बी और सारा चीज रहने दोगे तो किसका मोल प्रभाज निकलेगा, विलेय का। तो मैं बोलूं विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र यहां नहीं लिखा है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे बताओ, x, और नीचे क्या लिख दोगे, b, और यहां पर क्या लिख दोगे, nb, नीचे क्या लिखोगे, वही na प्लस nb। ठीक है, तो ये किसका मोल प्रभाज हुआ, विलेय का, ये किसका हो गया, विलायक का। ठीक है, तो कुल मिला के यदि विलयन में आई अवयव हो, माने बहुत सारी चीजें मिली हों, तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर एन आई का मतलब है कोई एक हम ले लेंगे, और नीचे लिखा एन टी, एन टी का मतलब टोटल। जैसे मान के चलते हैं कि किसी विलयन में चार तरह की चीजें मिली हैं, उसका हम ले लेते हैं नाम, ए भी मिला है, बी भी मिला है, सी भी मिला है, डी भी मिला है ना। जैसे हम पानी में शरबत बनाते हैं तो शरबत में शक्कर भी मिला है, नींबू का रस भी मिला है, पुदीना भी मिला है, और कुछ भी मिला है, जो है ना, बर्फ भी मिला दिए या कुछ और चीजें मिला दिए। कितनी चीजें मिल गई, चार। अब मुझे बताओ इसका मोल प्रभाज मुझे निकालना है, तो क्या लिखूंगा, सूत्र बताओ, ऊपर क्या होगा, अच्छा पहले यहां लिख दूं एक्स ए, ऊपर क्या लिखूंगा, एन ए, और बटे में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। बस गलत हो जाएगा, कितने हैं इसमें, चारों का लिखना है, उसमें कुल कितने हैं, और क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन डी। यही अब बता रहा है कि जितने अवयव मिले हों सबके मोलों का योग कर दो, है ना, और जिसका निकालना हो उसको, जैसे ए का निकालना है तो ऊपर हो जाएगा। ये सूत्र ये बताता है, एन आई अपॉन एन टी का मतलब ये है, यहां पर विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ये तो द्विअंगी के लिए ठीक है, विलेय और विलायक का काम, लेकिन जब बहुत सारे मिल जाएं, बहुअंगी विलयन हो, है ना, तब फिर हम इस तरह का कर लेते हैं कि सारे का मोलों की संख्या जिसका निकालना, जैसे बी का निकालना होगा तो यहां क्या हो जाएगा, बी, यहां क्या हो जाएगा, बी, नीचे यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो इनके सूत्र को केवल आपको समझना है, सूत्र भर लिख लेना तो आपका काम हो जाएगा। इसको आप नोट कैसे करोगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत आ गया
तो उसका सूत्र लिख देना। आयतन प्रतिशत आ गया, उसका सूत्र लिख देना। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ गया, उसका सूत्र लिख देना। पीपीएम वाला है, उसका सूत्र लिख देना। मोल प्रभाज है, मोल अंश है, तो दो तरह का सूत्र लिख देना। विलायक के लिए अलग लिख देना, जैसे ये लिखा है x से बराबर ये सूत्र, फिर एक बार किसका लिख दोगे, एक्स बी का लिख दोगे। इतना काम करोगे, आपका पूरा तैयार हो गया, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है।